नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और ये पेपर है आपके बोर्ड ने जारी किया है नमूना प्रश्न पत्र, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी कि इस बार आपके साइंस का पेपर किस प्रकार का आने वाला है। यहाँ से पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, आपके लिए मैंने बनाया है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो समय है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 2.5 घंटे का दिया जाएगा, यानी 2.5 घंटे में आपको पेपर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। और आपका पूर्णांक है, यानी पेपर है, वो 80 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक, यानी 8 आपके इस बार अवसद वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो इस बार आप अवसद वाले प्रश्न हैं उनको अच्छे से अपनी पासबुक में से याद कर लीजिएगा। और विशेष तौर पे आप फोकस कीजिएगा, आपके जो अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न है उनमें से ज्यादा प्रश्न आते हैं। पासबुक में जो अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न दे रखे हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? एलपीजी, सीएनजी, कोयला, पेट्रोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर अ, एलपीजी। एलपीजी है, ये घरों में द्रव ईंधन के रूप में अपन काम में लेते हैं, यानी सिलेंडर के जो बाटले होते हैं वो एलपीजी गैस के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। फटाफट मैं सारे प्रश्न बताऊंगा। आप वनो उन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो इसका सही आंसर होगा कागज का पुनः उपयोग करने का सुझाव देंगे, कागज का पुनः चक्रण करने का उपयोग देंगे, सुझाव देंगे, कागज की बचत करने का सुझाव देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाले जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें ज्यादातर जो आपका आंसर है वो वही रहता है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आवर्ती का मात्रक है। तो आवर्ती का मात्रक क्या है विद्यार्थियों? आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट। हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करने का सुझाव देंगे, बिल्कुल देंगे। औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, ये भी देंगे। वाहन के हॉर्न का उपयोग कम करना, ये भी देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। मैंने पहले भी कहा है, जहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन आता है उसमें ज्यादातर में जो आपका सही उत्तर उपयुक्त सभी ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें विद्युत है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है? तो इसमें एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम है, यानी धातु होते हैं ना, उसमें विद्युत है वो सुचालक होती है। तो एल्यूमिनियम एक धातु है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। बाकी रबड़ में नहीं होती है, लकड़ी में और प्लास्टिक में भी नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 की गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि का क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आप देखिए, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। क्रोमियम चमकदार होती है, बिल्कुल होती है, सही आंसर ऑप्शन अ भी रहेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यह संचारित नहीं होती है, तो ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन देखिए, यह खरोंचों का प्रतिरोध करती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, एक बार आप सभी कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर अ रहेगा प्लास्टिक स्केल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके 8 प्रश्न हैं अवसद वाले आने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न है वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक का। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करवाऊंगा इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंचाई के पारंपरिक और आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए।
यहाँ पे देखिए ये नाम दे रखे हैं मोट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहेट। तो एक साइड में पारंपरिक साधन है, एक साइड में आधुनिक है। 2 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल ईजी आता है। जैसे कि इसमें आप प्रारंभिक में मोट, ढेकली और रहेट लिख सकते हैं। तो ये मोट, ढेकली और रहेट ये क्या है, पारंपरिक है। बाकी ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र ये आधुनिक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो कवक और जीवाणु का उपयोग करेंगे। किसका? कवक और जीवाणु का उपयोग करेंगे हम। कवक और जीवाणु का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस और सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस तरह से इनका पूरा नाम लिखना है। दोनों को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि पूरे नाम से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला है कि खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं? खिलाड़ी होते हैं वो कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए। किसको? घर्षण को कम करने के लिए खिलाड़ी वो कीलदार जूते का उपयोग करते हैं। अगला है मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है, जैसे कि रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, खरीफ फसल और थ्रेसिंग। तो रासायनिक उर्वरक यूरिया और सुपर फास्फोरस ये हो जाएगा। कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट और गोबर और पादप अवशेष हैं, ये होता है कार्बनिक खाद। खरीफ फसल की बात करें तो मक्का और चावल ये हो जाएगा खरीफ फसल। और थ्रेसिंग का मतलब है अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। अब प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हैं? तो इस तरह से इनको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला है, नाइट्रोजन स्तरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो इसके महत्व को आपको समझाना है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ये क्या करता है? फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर रखने में मदद करता है और इसे अमोनियम में परिवर्तित करने का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, सही और गलत बताना है इसमें। जैसे कि पहला है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये सीमित है ना, तो समाप्त होने वाले संसाधन है। कोयला तथा पेट्रोल असीमित संसाधन है। भाई असीमित कहाँ है, ये सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। बिल्कुल सही बात है। कोलतार है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। और पैराफिन मोम का उपयोग महरम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो सही और गलत आपको लिखना है। फिर उसके बाद में दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर बताने हैं। दहन ऑक्सीजन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसे दहन कहते हैं। और ज्वाला अग्नि का दृश्य भाग होता है, उसे अपन ज्वाला कहते हैं। जो बाहरी भाग होता है, दृश्य भाग, जिसको अपन आंखों से देखते हैं, तो उसे ज्वाला कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक जिसमें विलुप्त या फिर दुर्लभ जो प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है। जैसे कि एशियाई शेर वगैरह ये। और जैव विविधता, जैव विविधता किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जीवित जीवों में परिवर्तन और परिवर्तनशीलता को जैव विविधता अपन कहते हैं। उसके अंदर जो परिवर्तन होता है उसी क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को द्वारा कीजिए। यानी इनमें से शब्दों को चुनाव करते हुए खाली जगह को भरना है। तो ये बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों। द्विखंडन, हाइड्रा, जरायुज, अंडप्रजक, चलन और निषेचन, इनका उपयोग करना। जैसे पहला है, अमीबा द्वारा जनन करता है। तो अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, तो द्विखंडन आ जाएगा पहले में। अंडाणु एवं शुक्राणु का चलन जरायुज कहलाता है, नहीं निषेचन कहलाता है। इसमें निषेचन आ जाएगा दूसरे में। तीसरा, मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है, तो यहाँ पे हाइड्रा भरना है। इस तरह से आप इनमें भर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, दाब और बल के संबंध में सूत्र द्वारा समझाइए। फिर उसके बाद में अगला है, उदाहरण देकर समझाइए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र हैं। तो ये प्रश्न तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार भी आने की पूरी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। चूचालक पदार्थ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इनकी क्या करनी? व्याख्या करनी है।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए कोई 2 सुझाव देने हैं, आप क्या करोगे? हमेशा ठंडे पानी से धोओगे नेत्र को, और कचरा वगैरह है वहाँ पे आप इनको बचाने के लिए, जैसे धूप ज़्यादा है तो आप सन ग्लास का उपयोग करेंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं इनके कारण। प्रश्न संख्या 23 है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। आपके हिंदी में भी नियम आने वाले हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित, और यहाँ पे भी आने वाले हैं, तो ये तो आपके लिए वरदान है। 4 नंबर का यहाँ प्रश्न आएगा और 4 नंबर का हिंदी में आएगा, यानी 8 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं। और हिंदी किताब में सड़क सुरक्षा के नियम दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पासबुक में सबसे लास्ट में दे रखा है आपके हिंदी की पासबुक में। फिर उसके बाद में अगला है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखना है। और इसमें अंतिम रहेगा मानव करण, यानी मानव कान का नामांकित चित्र बनाना है, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करना है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए कोई 2 उपाय बताने हैं। फिर उसके बाद में अगला 24वां प्रश्न है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का महत्व क्या है? और इसी में दूसरा प्रश्न रहेगा, बल किसी वस्तु की आवृत्ति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको याद करना है। मनुष्य के शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा आपको समझाना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा, तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए कि यह किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। और परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर आपको बताना है। उचित चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, उच्च चित्र बनाकर आपको समझाना है। तो इस तरह से ये आपका पूरा साइंस का पेपर आने वाला है। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और किस विषय का पेपर चाहिए आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, वो भी पेपर मैं जरूर लेकर आऊँगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना चैनल है और आपको अच्छे से मैं इसी चैनल पे तैयारी करवाऊँगा, सभी विषय के पेपर अपलोड करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।